Hey, hello, welcome you all. My name is Neelam Mishra and this is my YouTube channel Commerce Learning. यहाँ पे मैं कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियोस बनाती रहती हूँ. मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो आप लोगों ने चेक करिए. अगर वो लेक्चर आपको समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए. वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि अब नेक्स्ट वीडियो जो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए. तो हम पढ़ रहे थे इंटरनेशनल थ्योरीज़ के बारे में. वो थ्योरीज़ दो तरीके की हैं, क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी एंड मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरी. तो हम अभी तक हमने पढ़ा है क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी के बारे में, जिसमें हमने मर्केंटलिज्म को डिस्कस किया था, एब्सोल्यूट एडवांटेज को डिस्कस किया था, कंपैरेटिव एडवांटेज को डिस्कस कर लिया था. नाउ आज हम डिस्कस करेंगे हेक्सर ओहलिन थ्योरी को, जो कि थ्योरी कंट्री बेस्ड ही है, मतलब क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी का पार्ट ही है. तो आज ये फोर्थ वाली थ्योरी डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद हम मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरी की ओर जाएंगे. ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन हो जाए कि हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या. ओके, तो पहली थी हमारी मर्केंटलिज्म थ्योरी. ये थ्योरी हमें ये कहती थी कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो गोल्ड और सिल्वर में होना चाहिए और ट्रेड सरप्लस की सिचुएशन हो, ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन ना आए. ठीक है, गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल हो, जिसमें गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट को एनकरेज करेगी और इंपोर्ट को डिस्करेज करेगी बाय यूजिंग सब्सिडीज, टैक्स, टैरिफ एक्सेट्रा. ठीक है, इसे ज़ीरो सम गेम के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि एक कंट्री को बेनिफिट होगा और दूसरी कंट्री को लॉस होगा. तो इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म ये है कि यहाँ पे एक ही कंट्री को फ़ायदा होगा और दूसरी कंट्री को लॉस होगा. ठीक है, नाउ द सेकेंड थ्योरी इज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी विच इज़ गिवन बाय द एडम स्मिथ. इनका ये कहना था कि किसी भी कंट्री को वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें उसे एब्सोल्यूट एडवांटेज हो. ठीक है, और जिसमें उसे डिसएडवांटेज हो उसे प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए. तो यहाँ पे इन्होंने समझाया बाय वर्सेस बिल्ड को. बाय वॉट एवर यू कांट प्रोड्यूस इफ़िशेंटली देन अदर्स, यानी कि जो चीज़ आप इफ़िशेंटली प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो वो आप बाहर से ख़रीद लो, और जो चीज़ आप इफ़िशेंटली प्रोड्यूस कर सकते हो उसे बिल्ड करो. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दो एग्जाम्पल दिए थे, दो कम्युनिटी के, दो कंट्री के, जिसमें यहाँ पे इंग्लैंड और पुर्तगाल था. इंग्लैंड को फ़ायदा था क्लोथ बनाने में और पुर्तगाल को फ़ायदा था वाइन बनाने में. तो इन्होंने ये कहा कि जिस कंट्री को जो कम्युनिटी बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो रहा है वो उसी का प्रोडक्शन करे, वो उसी का एक्सपोर्ट करे. ठीक है, तो यहाँ पे इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म ये था कि यहाँ पे ये थ्योरी यहाँ पे फेल होती है कि जब अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई कि यहाँ पे इंग्लैंड को अगर मान लो दोनों ही चीज़ों में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो रहा होता, तब क्या होता? तब तो पुर्तगाल का रोल वहीं पे ख़त्म हो जाता. ठीक, तो ये थ्योरी जो है वो बायलेटरल ट्रेड को बताती है, लेकिन वहीं पे अगर अगर मल्टीलेटरल ट्रेड होगा तो वहाँ पे ये थ्योरी फेल हो जाएगी. ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है. और फिर आई हमारी थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, जो कि दी गई थी डेविड रिकार्डो के द्वारा. अब इनका कहना ये था कि देखिए, जैसे जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी थी वो यहाँ पे फेल हो गई थी कि अगर मान लो किसी कंट्री को एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हो जाता है दोनों ही कम्युनिटी में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसका सोल्यूशन दिया रिकार्डो ने, जिसमें इन्होंने कहा कि अगर किसी कंट्री को दोनों ही कम्युनिटी बनाने में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हो रहा है तो उसे जिस कम्युनिटी को प्रोड्यूस करने में एब्सोल्यूट एडवांटेज ज़्यादा हो रहा है, मतलब नुकसान जिसमें ज़्यादा हो रहा है, तो उस कमोडिटी को उसे इंपोर्ट कर लेना चाहिए. और जिस कमोडिटी में उसे एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज कम हो रहा है, ठीक है, जिसमें नुकसान कम हो रहा है, उसे एक्सपोर्ट करना चाहिए. ठीक है, तो इन्होंने एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज की बात करी और बेसिकली कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करी कि कोई भी कम्युनिटी का प्रोडक्शन को पहले कंपेयर कर लें, फिर उसके हिसाब से उसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करें. ठीक है, और इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था कि यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ एक ही चीज़ को माना गया, वो था लेबर. यहाँ पे बाकी के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को इग्नोर कर दिया गया. तो ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था. नाउ मूव ऑन टू टुडेज थ्योरी विच इज़ हेक्सर ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ये हमारी क्लासिकल थ्योरी का फोर्थ पार्ट है. ठीक है, तो ये फोर्थ थ्योरी क्या कहती है वो हम पढ़ेंगे. द क्लासिकल कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी डिड नॉट सेटिस्फैक्टरली explain why comparative cost of producing various commodity differ as between different country.
तो देखिए कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जो कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आती है वो अलग अलग क्यों आती है, ठीक है। हाँ, तो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ने ये तो बता दिया कि जिस कमोडिटी को भी प्रोड्यूस करने में या जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में आपको जिसमें ज़्यादा डिसएडवांटेज है उसे इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, ये वाली सिचुएशन तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो कॉस्ट आती है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में वो अलग अलग क्यों आती है किसी भी कंट्री को। तो उसका सल्यूशन इस थ्योरी में इन्होंने दिया, ओहलिन जी ने दिया। दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए ये जो थ्योरी है वो जनरल इक्विलिब्रियम प्राइस एनालिसिस पे बेस्ड है, इसीलिए इसे जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के भी नाम से जाना जाता है। इसे और भी नाम से जाना जाता है, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिए। हेक्सर-ओहलिन थ्योरी तो कहते ही हैं, दूसरा नाम है टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी भी कहते हैं, फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंसेस इन फैक्टर इंडोमेंट रेदर देन डिफरेंसेस इन प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो भी डिफरेंसेस आते हैं वो फैक्टर इंडोमेंट के कारण आते हैं, ना कि किसी कंट्री की प्रोडक्टिविटी से, कि एक नेशन इतना प्रोड्यूस करता है तो दूसरा नेशन दूसरे नेशन की इतनी प्रोडक्टिविटी है, इससे मतलब नहीं है। फैक्टर इंडोमेंट से मतलब है। और यहाँ पे फैक्टर इंडोमेंट का मतलब है कि किसी कंट्री के पास कितने रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कितने रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज यहाँ पे मतलब है कितना किसी कंट्री के पास लैंड, लेबर, कैपिटल है। ये गिफ्टेड रिसोर्सेज को ही हम फैक्टर इंडोमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जिसके पास जितने ज़्यादा ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, जितने ज़्यादा लैंड, लेबर, कैपिटल जितना ज़्यादा होगा क्वांटिटी वाइज, जितनी अच्छी क्वालिटी में होगा वो नेशन उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस करेगा, ऐसा इस थ्योरी ने कहा, ठीक है। अब वाई इट इज़ कॉल्ड 2x2x2 मॉडल, इसको 2x2x2 मॉडल भी कहते हैं। द रीज़न इज सिंपल, देयर आर टू कंट्रीज, टू कमोडिटी एंड इन दिस थ्योरी देयर आर टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। विच आर टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? फर्स्ट इज लेबर एंड सेकेंड इज कैपिटल, ठीक। तो यहाँ पे दो कमोडिटी है, दो कंट्री है और दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेबर को भी इन्वॉल्व किया और कैपिटल को भी इन्वॉल्व किया, ठीक है। तो ये द हेक्सर-ओहलिन मॉडल ऑल्सो नोन एज एचओ मॉडल। एचओ मॉडल देखिए यहाँ पे एक और नाम निकल के आया, एचओ मॉडल भी इसे कहते हैं। अब HO model is a theory in international trade that suggests that nation export those goods which are in abundance and which they can produce efficiently। देखिए नेशन को वो गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें वो एविडेंस हो। एविडेंस का मतलब हो ज़्यादा हो जो चीज़, यानी अधिकतम जैसे बोल सकते हैं। तो उसी प्रोडक्ट को उसे प्रोड्यूस करना चाहिए और उसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें मतलब आगे बताती हूँ मैं कि एविडेंस किस चीज़ की होनी चाहिए, ठीक है। द हेक्सर-ओहलिन थ्योरम स्टेट दैट अ कंट्री विच इज़ कैपिटल एविडेंट, हाँ यहीं पे यही चीज़ मुझे बतानी थी कि अगर मान लीजिए कोई कंट्री कैपिटल एविडेंट है, यानी किसी कंट्री के पास कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है। एविडेंट मीन्स ज़्यादा होना। किसी कंट्री के पास अगर कैपिटल ज़्यादा है तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करेगा। और वहीं किसी दूसरी कंट्री के पास अगर लेबर एविडेंट है, लेबर ज़्यादा है, तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जैसे यूएसए के पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा कैपिटल है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करेगा। जैसे लैपटॉप वगैरह है वो ज़्यादा अच्छा बना पाते हैं भाई, तो वो उस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे और उसी चीज़ का एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, अदर कंट्रीज़ में। अब जैसे इंडिया है, यहाँ पे लेबर ज़्यादा हैं, ठीक है। आप देखते होंगे कि बाहर जैसे यूएसए है, कनाडा है, जो बाहर की कंट्रीज़ है वहाँ इतने लेबर नहीं होते हैं। वहाँ आप देखोगे कि मेड हर कोई नहीं रखता है, लेकिन अपने इंडिया में नॉर्मल मिडिल क्लास में भी मेड्स मिल जाती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ लेबर ज़्यादा है। लोग अनएम्प्लॉयमेंट कितना है देखते तो हो, ठीक है। तो
यहाँ के लोग ऐसी चीज़ें बनाएं जिसमें लेबर ज़्यादा लगते हैं, जिसमें मैन पावर ज़्यादा लगता हो, ठीक है। तो इस थ्योरी में यही समझाया गया कि किसी कंट्री के पास जो भी फैक्टर एंडोमेंट है, जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा है वो उसी का एक्सपोर्ट करे, ठीक। Now, the factor which is relatively evident in a country will tend to have lower price and the factor which is relatively scarce will tend to have higher price। यहाँ पे इन्होंने यही बताया है कि अगर जैसे यूएसए है, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स हैं उसे बनाने में उसे कम प्राइस लगेगा, और अगर वही चीज़ें अगर हम लोग बनाएंगे, इंडिया के लोग बनाएंगे, तो उसे ज़्यादा प्राइस पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया कि जो चीज़ मतलब जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसी कंट्री के पास है वो उसी को बनाए, उसी में उसका फ़ायदा है, ठीक। तो ये थ्योरी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी के अभी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन